हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरे देशवासियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें पता चला कि जननायक के रूप में जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और जिनको उनके सादगी के लिए जाना जाता है, उनका जो व्यक्तित्व था, ईमानदारी की जो मिसाल माने जाते थे, उनको आज उनकी 100वीं जयंती है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 24 जनवरी के दिन। तो उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनके बारे में हम उन चीज़ों को जानेंगे, उन पहलुओं को जानेंगे जो उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में भी सामने ले आया, और उनसे देखा जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कि जीवन में ईमानदारी, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा, ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी भी उन्होंने किसी भी तरीके की आपकी भ्रष्टाचार गतिविधियों में नहीं सम्मिलित पाया गया। आज के समय तो आप देखते ही हैं, आदमी सीएम बन जाता है, लाखों करोड़ों, तो आप क्लर्क के यहाँ अगर छापा पड़ जाए 300-400 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो सीएम थे। अष्टधातु पे सड़क बनवा देते, अष्टधातु की सड़कें बनवा देते, उस पर चल सकते थे। कार रहता, क्या क्या लग्जरी कार आज के जमाने में छोटा सा युवा नेता है उसके भी है, लेकिन दो दो बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी वो रिक्शे पे ही चलते रहे। ठीक, कभी एक कार तक नहीं खरीदी, एक जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं खरीदा। अपने समझ लीजिए 30-35 साल तो विधायक के रूप में रहे। 1952 से लेके उन्होंने अपने मरते दम तक पूरी राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद भी कभी एक पैसे का उन्होंने इधर उधर नहीं किया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही रेयर मिलता है एक तरीके से आज के ज़माने में या आज के समय में, ठीक है, आज के इस युग में कहीं बिरले ही आपको नज़र आएंगे। तो इनके बारे में जानते हैं। इनको भारत रत्न देने के पीछे भी बहुत ही बड़ा रीज़न भी है, इनका राजनीति में योगदान, इनका स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा रहा उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गांधी जी के साथ मिलके देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने देखिए आपका संपूर्ण क्रांति, जब टोटल रेवोल्यूशन हुआ आपका 1975 के, उसके बाद जब आपका आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके गुरु रहे, राजनीतिक गुरु रहे। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे इनके बारे में। और सबसे बड़ा योगदान इनका रहा पिछड़े वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, दलित शोषित वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। इसलिए इनको ट्रू मास लीडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उनको रिजर्वेशन वगैरह की सबसे पहले वकालत इन्होंने की, और जो ऑफिशियल रिजर्वेशन वगैरह देखिए ओबीसी वगैरह को मिला, उससे पहले इन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार की जनता को दे दिए थे। तो ये सब चीज़ें इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो इनके योगदान को हम थोड़ा जानेंगे, संक्षिप्त में ही जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जन्म इनका हुआ बिहार के समस्तीपुर जिले में, ठीक है। कहाँ पे? समस्तीपुर जिले में हुआ। जो कब आप देखेंगे आगे हम लोग इसको, पहले इसके पहले आप देखें 24 जनवरी आज के ही दिन 1924 में, तभी आज इनकी 100वीं जन्म तिथि है, उसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। तो ये देख लिए पितौजिया गांव, ठीक है, पितौजिया गांव इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। पढ़ने में शुरू से ही काफ़ी ब्रिलियंट थे। 1938 में जब इन्होंने परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा, तो उस समय तो बिरले ही पास हुआ करते थे। आप समझिए, दादा बाबा से अपने हों तो उनसे पूछिए कि जो हाई स्कूल 12वीं पास कर लेता था, मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया करता था, तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट उसके साथ साथ रेयर माना जाता था, ठीक है। तो इन्होंने 38 में जब 1938 में आपके परीक्षा पास की मैट्रिक के, तो दौड़े दौड़े आए अपने पिताजी से, बोले पिताजी हमने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, और वो भी फर्स्ट डिवीजन। पहले तो पास करना ही बड़ी बात थी, और फर्स्ट डिवीजन पास करना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज के समय का। 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, या समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड टॉप करना, फर्स्ट डिवीजन ही, ठीक है। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए, और एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आपके
नाई कम्युनिटी से हुआ करते थे, बार्बर कम्युनिटी से हुआ करते थे। तो उस समय उतना ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं, लोअर सेक्शन को उतना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं था उनके लिए कि आगे वो पढ़ लिख सकें। पारिवारिक स्थिति काफ़ी लोअर मिडिल क्लास ही थी। वही इनका गांव वगैरह में आप पहले ज़माने में देखते रहे होगे, तो यही इनके परिवार का मेन रोजगार हुआ करता था। ठीक है, घर घर जाके आप लोगों का वो शेविंग वगैरह करना, तो वही सोर्स था। तो उनके पिताजी भी खुश हुए कि चलो अब एटलीस्ट बेटा इतना फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है तो गांव के जमींदार के पास चलते हैं। और जमींदार जब वो सुनेगा जानेगा कि इनका बेटा फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है तो ज़रूर मौका देगा उनको कि आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, जैसे देखिए भीमराव अम्बेडकर वगैरह स्कॉलरशिप के पे चले गए थे विदेश पढ़ने, तो उनको भी लगा। तो जब वो गए जमींदार जी को बताए कि मालिक हमारा बेटा फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, तो मालिक ने क्या कहा, उनको लगा कि मालिक शाबाशी देगा, मालिक खुश होगा, मालिक स्कॉलरशिप देगा। मालिक ने कहा अरे वाह, तुम्हारा बेटा फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, आओ बाबू आओ, आओ गोड़ दबाओ। गोड़ मतलब पैर कहा जाता है गांव वगैरह में, ठीक है ना, आओ पैर दबाओ। तो ये शब्द सुन के काफ़ी ठेस पहुंचा उनको। खैर आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखा उन्होंने। जब अपनी हायर स्टडीज़ पूरा किया तो इन्होंने शामिल हुए देश का जो उस समय तो राष्ट्रवाद काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा था। गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन चरणों मर्ज पे छा। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया क्विट इंडिया मूवमेंट कि भारत की आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जेल भी गए। तो वही यहाँ पे भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद, और वही फाइनली चल के आपके आंदोलन वगैरह में भी शामिल हुए। ये देखा जाए तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फेडरेशन में से एक है। ठीक है, तो यही सब सोच समझ के इनके आप जर्नी को देखते रहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने फाइनली ग्राउंड पे लाने की कोशिश किया और क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन किया 1942 में। 26 महीने तो ये जेल में रहे। ठीक है, ब्रिटिश ने पकड़ के इनको जेल में रख दिया। फिर उसके बाद जब जेल से छूटे वगैरह, देश आज़ाद हुआ, तो फिर राजनीति वगैरह में अभी इन्होंने ज्वाइन, सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, टीचर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्होंने इंटर किया, और जो असेंबली इलेक्शन हुआ, पहला चुनाव हुआ 1952 में, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और ताजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से इनको विजय प्राप्त हुई। और किस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था? सोशलिस्ट पार्टी से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, सोशलिस्ट पार्टी से। फिर क्या देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सबसे ज्यादा इनको किस लिए जाना जाता है? इनके कार्य को किसके प्रति? आपके जो वर्कर्स थे, ठीक है, वर्कर्स, दबे कुचले लोग, शोषित लोग, मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना, जो आपके समाज के निचले दर्जे के लोग आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया कि उनको समाज में एक दर्जा मिले। उनको समाज में बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन की भी इन्होंने बात की। बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के आप कैसे मार्जिन सेक्शन को लेके आएंगे मेन स्ट्रीम में? तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी आंदोलन वगैरह चलाए, और 28 दिन तक तो इन्होंने फास्ट अन टू डेथ आपका टेल्को में वर्कर्स के लिए इन्होंने, लेबर्स के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी थी बढ़ना शुरू हो गई मास लेवल पे लोगों के बीच। ठीक है, मसीहा के रूप में ये बाहर आए और लोगों के लिए एक तरीके से भगवान के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो ये क्या थे? पहले ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस सोशल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, 1970 में जब चुनाव वगैरह हुआ तो इनको क्या किया गया? मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तो उससे पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह भी रह चुके थे कैबिनेट में। ठीक है ना, स्टेट कैबिनेट में। ही वॉज ऑफ अ फर्म ओपिनियन दैट स्टूडेंट इन द स्टेट शुड रिसीव एजुकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों भाषाओं में होना चाहिए, लेकिन हिंदी को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया। हिंदी में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और आगे चल के इन्होंने मैट्रिक में इंग्लिश को कंपलसरी भाषा के रूप में रिमूव कर दिया।
ठीक, बहुत बच्चे डरते रहे होंगे, भैया अंग्रेजी डर लगता है, जैसे आज में मैथ्स से डर लगता है बहुत बच्चे को। अगर मैथ्स कंपलसरी कर दो, मैथ्स में पास होना ही जरूरी है, तो बहुत बच्चे देखो निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, जैसे कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स कंपलसरी हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे, या सेक्शनल कट ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे ये मैंडेटरी था, तो इसको इन्होंने रिमूव कर दिया। और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पूरी तरीके से शराबबंदी पे इन्होंने कानून लेके आए, पूरी तरीके से इन्होंने बंद कर दिया अल्कोहल का। ठीक है, आज के समय देख तो शराब बंद वगैरह, लेकिन सबसे पहले शुरुआत क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, तो ये सब इनके जो नीतियां थी, इनके जो कार्य थे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। और जब ये सीएम थे तो इन्होंने 26% रिजर्वेशन, देखोगे मंडल कमीशन का रिपोर्ट वगैरह आती, मंडल कमीशन बनता है, तब फाइनली देखो ओबीसी वगैरह के लिए 27% का आरक्षण आता है। ठीक है, जब कानून वगैरह बनता है, तो उससे पहले ही सीएम रहते हुए 26% इन्होंने क्या कर दिया था, रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था जॉब्स इन बिहार, गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए फाइनल मंडल कमीशन जब बना तो उसमें उन्होंने 27% का देखिए प्रावधान रखा। इनको तो आप जानते ही हैं, जयप्रकाश नारायण जी, जो जेपी के नाम से मशहूर हैं, लोकनायक जननायक, कंफ्यूजन भी मत होना। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, और इनको क्या बोला जाएगा, बोला जाता है आपके, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, इनको जननायक बोला जाता है। ठीक है, लोकनायक जननायक अभी भी एक तरीके से पॉपुलर हो जाएगा, काफी ये निकनेम जननायक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये काफी क्लोज थे आपके जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया, इनके राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है ना, कभी पूछ लिया जाए पॉलिटिकल गुरु कौन थे आपके कर्पूरी ठाकुर जी के, तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो 1975 से लेकर 77 के बीच जब इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता ही है कि जयप्रकाश नारायण ने एक लार्ज लेवल पे पूरे देश भर के स्टूडेंट जितने भी थे, सब, मोदी जी वगैरह भी उस समय इसमें पार्टिसिपेट थे, सभी यही इसी के ही प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जो निकले थे उस समय स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने मिल के सब लॉन्च किए आपके संपूर्ण क्रांति वगैरह, जो पूरी तरीके से पूरे देश में एक लहर हो गई। और फाइनली देखिए जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट बनी, सेंटर पे स्टेट गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो उसके बाद स्प्लिट धीरे धीरे यहाँ पर भी वही आइडियोलॉजी चेंज ही हो जाता है, तो ये आपकी टूट गई जनता पार्टी, तो धीरे धीरे अपना इन्होंने पैर भी पीछे किया। 1980 से 85 के बीच में भी ये आपके असेंबली इलेक्शन जीते। 88 में इनका देहांत हो गया 17 फरवरी 1988 में। ठीक है, 17 फरवरी 1988 में इनका देहांत हो गया। और फिर फाइनली आज देखिए, काफ़ी समय से मांग चल रही थी इनको भारत रत्न दिया जाए, डिजर्व भी करते थे, ये कितना इन्होंने उत्थान के लिए काम किया। तो फाइनली भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि जिन्होंने इतना काम किया है मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो वो डिजर्व करता है भारत रत्न से। बाकी इनके जो राजनीतिक किस्से हैं, इनकी सादगी के इतने चर्चे हैं, वो भी हमें जानना चाहिए और उससे हमें इंस्पायर भी होना चाहिए कि इस पद पर भी रहते हुए भी लोग कितना सिंप्लिसिटी, ईमानदारी के साथ भी जीवन बिता सकते हैं। इन्होंने इसको उदाहरण भी दिया, इन्हें विरोधी भी इनका विरोध नहीं करते थे। जब इनके बहनोई इनके पास आए, जब ये आपके मुख्यमंत्री थे, तो होता नहीं भाई, घर परिवार का, घर का ही इंसान अगर मुख्यमंत्री है तो उससे बड़ा सोर्स क्या होगा। लोग दूर से फ़ोन करते हैं, भैया नौकरी लगवा देना, या अपने जान पहचान के हैं, कहीं जुआड़ हो तो बताइए, नौकरी वोकरी लगवाइए। तो इनके बहनोई इनके पास आए और बोले कि अगर कहीं आप हमारे लिए सिफारिश कर देते, नौकरी लगवा देते तो आपकी कृपा होती। तो इन्होंने बड़े गंभीर मुद्दे से ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सोचा और अपने जेब से 50 रुपये निकाल के उनको दे दिए और बोलिए जाइए। अब भाई नई कम्युनिटी से थे ही, ठीक है, जो शेविंग वगैरह गांव वगैरह हम करते हैं, कहा ऐसा है जाइए आप रेज़र वगैरह खरीद लीजिए और पुराने जो पुश्तैनी हमारा धंधा है उसको आप बढ़ाइए। ठीक है, उसमें आप काम कीजिए, हमसे कोई उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, और क्या कहानी यहाँ पे है, देवीलाल, यहाँ पे हेमंत नंदन बहुगुणा जो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उन्होंने अपने, अब इनको पता भाई बिहार में थे, तो एक अपने उनके मित्र थे हरियाणा के
हरियाणवी मित्र थे, तो उन्होंने बोला कि देवीलाल नाम था, तो उन्होंने बोला कि कभी अगर वो पैसा वगैरह मांगे, उनको कभी ज़रूरत हो तो दे दिया कीजिए 10-5 हज़ार, क्योंकि उनको पता थी उनकी स्थिति, काफ़ी सादगी वाले इंसान हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो वो तो किसी से कहेंगे भी नहीं, सरकार से भी नहीं कहेंगे या खुद से अपने जान पहचान के लोगों से भी नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए उनको आपको लगे ज़रूरत है तो उनको आप दे दिया कीजिए 10-5 हज़ार, अगर वो मांगे तो बिना झिझक के मैं आपको दे दिया करूँगा, आपका कर्जदार रहूँगा। फिर वो फ़ोन करके पूछते उछते थे या उनसे जानकारी लेते थे कि अरे क्या हुआ, कभी ज़रूरत पड़ी, कहे वो कभी मांगते ही नहीं, क्या किया जाए। तो सोचिए ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग भी हैं। फिर क्या हुआ कि जब मुख्यमंत्री थे तो होता नहीं है कि एमएलए वगैरह के लिए आपका प्राइवेट आप अपना घर वगैरह बनवा सकते हैं रहने के लिए। आज के समय देखते हो लोग कितना बड़ा बड़ा महल बनवा लेते हैं। तो ज़मीन वगैरह आवंटित की जा रही थी, तो कम पैसों पर, ठीक है। तो ये स्कीम चल रही थी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार वगैरह देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनसे कहा गया, इनके जो एमएलए वगैरह साथ के लोग जो थे, तो उन्होंने बोला कि आप भी रिकमेंड वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, अप्लाई कर दीजिए कि आपको भी ज़मीन वगैरह मिल जाए। तो इन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्या ज़रूरत है अलग से लेने की, जो है वही काफ़ी है, ठीक है। अपने पुत्र को भी पत्र वगैरह लिखा करते थे, बेटे को, और हमेशा उसमें एक ही बात लिखा करते थे कि कभी भी तुम्हें कोई किसी भी तरीके से अगर लालच दे तो उसमें बिल्कुल भी मत पड़ना, किसी भी चीज़ में मत फंसना जिससे कि मेरी क्या हो, बदनामी हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, अपने पुत्र को या अपने परिवार के लोगों को या आपसे जो जुड़े हों, जिनका आपके साथ नाम जुड़ा हो, तो उनको हमेशा ये सीख देनी चाहिए, क्योंकि आपके नाम से ही भाई बेटा कहीं फंसेगा, बेटा कभी भ्रष्टाचार में आएगा तो पिताजी का ही नाम बदनाम होगा। तो ये हमेशा सीख दिया करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक घटना, अब देखिए यहाँ पर भी कभी किसी का बेटा, अक्सर देखते होंगे, मैक्सिमम हम लोग कहानियाँ वो देखते होंगे, कहानियाँ क्या, अक्सर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि अगर मैं बड़ा बन गया या कुछ बड़ा इंसान बन गया तो जो हमारी पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं उस ढर्रे पे उसको हम खत्म कर, पापा से मम्मी से बोल देंगे अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा मुख्यमंत्री बन गया हूँ या बहुत बड़ा सीईओ बन गया हूँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, नॉर्मल भाई यही है, क्योंकि अब तो संघर्ष का दौर खत्म हो, अब तो पिताजी माताजी आराम करें। लेकिन इन्होंने कभी पिताजी को ये नहीं कहा कि आप अपनी जो क्या है, पुरानी या पारंपरिक ढंग से जो चलता आ रहा है, लीगेसी जो चलती आ रही है बार बार कम्युनिटी वाली, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं कर रहे हैं, उसको इवन बढ़ावा दीजिए, ठीक है। अपना काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो पिताजी बनने के बावजूद भी, इनके सीएम बनने के बावजूद भी अपना काम करते थे। तो धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुके थे, तो गांव के जमींदार उनको काम वाम करने के लिए बुलाया तो नहीं पहुंच पाए होंगे या मना किए होंगे काम की नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने लठैत वगैरह भेजे, ठीक है। लठैत मतलब आज के समय के समझ लीजिए जो बड़े बड़े बाहुबली के यहाँ आप देखोगे बाउंसर्स वगैरह रहते हैं, तो सुबह लठैत तो कहलाते थे गांव वगैरह में। तो उनको मारने वारने आए। तो जब पता चला प्रशासन को कि मुख्यमंत्री के पिताजी को कुछ लठैत या बाउंसर्स मारने पहुंचे हैं जमींदार के, तो पहुंचे, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोले कि इनको गिरफ्तार करो, इनको सजा दो। तो इन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, कर्पूरी ठाकुर ने, कि बिल्कुल भी नहीं, इनको बिना शर्त छोड़ दिया जाए। आप तो मेरे, चलिए ठीक है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री के पिता हैं, इनको तो छोड़ दिया गया, इनको तो छुड़ा लिया गया या इनको सजा दे दी गई। लेकिन ऐसे कितने शोषित लोग हैं जिनके पिताजी इनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं है, उनको कौन बचाएगा। तो जाइए ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो बाकी लोग परेशान हैं, ऐसे सामंतों से, ऐसे जमींदारों से। तो सोचिए, फिर फाइनली छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। तो ये सब इनकी आप समझ सकते हैं क्या सादगी है, क्या ईमानदारी है और क्या व्यक्तित्व है, ठीक है। जीप वगैरह भी इन्होंने एक बार लालू जी से मांग लिया था, कहीं काम था, जाना था, बोले कि हमें जीप दे दीजिए अपना घंटे के लिए। तो लालू जी ने उसी नोट, उसका पैसा भी भेजा इन्होंने लीजिए किराए के तौर पे आप ले लीजिए और भेज दीजिए। तो उसी नोट पे लालू जी ने लिख के क्या भेज दिया कि भैया हमारे गाड़ी में तेल नहीं है और आप 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपके पास एक चीज जीप नहीं है। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी आपके लालू जी बताया करते थे, हम अपने जीप पे घुमाया करते थे, जबकि बात ये है। और जब कर्पूरी जी की मृत्यु हुई 1988 में, तो जो अभी देखिए जो आपके थे बहुगुणा जी, ठीक है, तो ये जब उनके घर पहुंचे तो स्थिति
आपको लगेगा ही नहीं 2 बार एक्स सीएम रहते हुए ये स्थिति इनके घर की, अभी भी वही झोपड़ी पट्टी में ही पूरा घर रह रहा था। तो उनको देख के, उस परिवार को देख के भी आंसू आ गए कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो अपने लिए एक ज़मीन नहीं खरीद सका, एक घर नहीं बनवा सका और जीवन ऐसे ही बिता दिया। तो ऐसे बिरले व्यक्तित्व तो धरती में सदियों पे कभी कभार आते हैं। कलाम साहब भी उसमें से एक थे, शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उसमें से एक थे। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि जीवन सादगी भरा, उससे बेहतर कुछ नहीं है। विनम्र रहिए, सादगी भरा जीवन जिए जिए, तो उससे बड़ा आपका व्यक्तित्व क्या होगा। क्योंकि कुछ लेके तो जाना नहीं है किसी को, कितना आप इकट्ठा कर लोगे। सिकंदर नहीं ले जा पाया जो पूरी धरती का, देखिए कहा जाता है 75% अपने कब्जे में कर लिया था। जहाँ से चलता था सब कुछ उसी का हो जाता था, लेकिन तब भी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इनसे जानने को, सीखने को मिलता है और ये बहुत बड़ी हमारे लिए जानकारी भी है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये देश के 49वें भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, किसको अभी तक भारत रत्न मिल चुका है उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, तो भी देख सकते हैं कि आपके पास डेटा रहेगा किसको नहीं मिला है एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको जानकारी मिल रही है और ज्ञान आपका बढ़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।